हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार आज फिर से आपके सामने आया हूँ अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी जीएस के पार्ट 4 के साथ में। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। डिफरेंट एग्जामिनेशंस कहने का मतलब है, मैं यहाँ बताता चलूँ, यूपीएससी ईपीएफओ, सीडीएस, एनडीए, आईएनए, सिविल सर्विस, आईएएस, आईएफएस के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, ये आपके लिए 2026 में यूपीएससी सीएससी होने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स was used for the states in draft constitution presented by Dr. Bhimrao Ambedkar on November 1948। 1948 के नवंबर में उन्होंने कौन सा टर्म यूज किया? तो आपको याद होगा आर्टिकल आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, डेट इज भारत, इज अ इज अ इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलता है? इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यही तो बात कह रहा था, यही तो सवाल पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वांट हिज कॉलीग दैट द constituent assembly was British made and was working the British plan as the British should like it to be worked out। ये बात कहते हैं मिस्टर सोमनाथ लहरी महोदय। और सोमनाथ लहरी महोदय कहते हैं कि वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। ये किसके बारे में? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। Who among the following was the first non-official member to be elected as Speaker of Central Legislative Assembly? कब की बात हो रही है? 24 अगस्त 1925 की बात है। तो 24 अगस्त 1945 में नॉन ऑफिशियल मेंबर है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है। पहली बार पहली बार किसी नॉन ऑफिशियल मेंबर को स्पीकर के फॉर्म में इलेक्ट किया गया है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर आपने ये 1925 का जिक्र ही क्यों किया? तो भैया 1925 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक तो 100 साल पूरे हो गए, पहला। दूसरा चीज इसलिए किया क्योंकि ये पहली बार नॉन ऑफिशियल मेंबर बने हैं। जो क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। स्पीकर पहली बार किसी नॉन ऑफिशियल मेंबर को बनाया गया था। इसलिए मैं आपको बताता चलूं, ये विट्ठल भाई पटेल जी की बात कर रहे थे। किनकी? विट्ठल भाई पटेल जी की बात हो रही थी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब देखिए यहाँ पे यदि दो ऑप्शन होता तो आप तो कंफ्यूज हो जाते। यदि मैं आपको यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का ऑप्शन देता, मान के चलिए ऑप्शन नंबर ई में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो फिर आप किन्हें आंसर टिक करते? आपको फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही टिक करना था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बन गए थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 1946 से लेकर के 11 दिसंबर 1946 तक ही रहे थे। सिर्फ 2 दिन के लिए। क्या? टेम्परोरी। किस बेसिस पे? ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इनको बना दिया गया था। ठीक है, ताकि कोई नया जब तक ना चुने जाते हैं तब तक हम अपने ओल्डेस्ट मेंबर को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट मानते हैं। तो यहाँ पे यदि ये ऑप्शन रहता, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का भी नाम रहता, तो आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एडवाइजर डॉक्टर बी एन राव जी थे। बी एन राव जी थे। बी एन राव बोले तो बनारस, बनारस एन राव। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत बड़े लॉयर हैं, लॉयर थे, जो क्या करते थे? एडवाइस करते थे। किनको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है,
मैं झारखंड बिहार यूपीएससी लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन रेगुलर करता आ रहा हूँ। और सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, मैंने प्लेलिस्ट को नीचे अटैच भी किया हुआ है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं, यदि आपको ज़रूरत हो तो आप देखें, आपको ज़रूरत ना हो और यदि आपके किसी संगी साथी को ज़रूरत हो तो आप उन्हें भी शेयर करें, खुद भी फ़ायदा लें, दूसरों को भी फ़ायदा लेने का मौका अवश्य दें। और इसी के साथ अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वाज गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में इंडिया इंटर करने जा रहा है 26 जनवरी 1950 को। और ये बात कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही कोई मेंबर। कौन? तो अरे अध्यक्ष के अलावा और कौन बोल सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं कि इंडिया 26 जनवरी 1950 को बहुत बड़े कॉन्ट्राडिक्शन में मूव करने जा रहा है। Which one of the following statement regarding the Constituent Assembly of India is not correct? Not correct. Constituent Assembly of India के बारे में not correct पूछ रहा है। Constituent Assembly was composed of members who had been elected indirectly by member of the provincial legislative assembly। सही बात है। The Constituent Assembly held its first sitting on 9 दिसंबर 1946। ये अभी हम 3-4 बार बता चुके हैं। The seat in each province were distributed among the three main communities, Muslim, Sikh और General। बिल्कुल। The method of selection in case of representative of Indian states was to be determined by Governor General of India। ऐसा हो सकता है क्या? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए बन रहा है, भारत के लोगों के द्वारा बन रहा है, तो यहाँ पे जनरल गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश के थे, उनका क्या योगदान? कोई योगदान नहीं। बस आगे बढ़िए। Which one of the following statement with reference to the Constitution of India is correct? Constitution of India के बारे में कह रहा है, ये पार्ट जान रहे हैं आप? कितने पार्ट हैं सर? आज के डेट में 25 पार्ट हैं। आप काउंट कीजिएगा तो 26 निकलेगा, लेकिन पार्ट 7 मैं आपको बताऊं, पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 331 डिलीट कर दिया गया है। 31 आर्टिकल 331 एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 331 में थोड़ा सा मैं डाउट हूँ। पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 देख लीजिएगा। आर्टिकल मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज नहीं, पार्ट 9 बोले तो पंचायत, पार्ट 9A बोले तो म्यूनिसिपैलिटीज और पार्ट 9B बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज नहीं, 9A म्यूनिसिपैलिटी है। पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट कोऑपरेटिव, बिल्कुल। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट ट्रिब्यूनल नहीं, पार्ट 15 नहीं, ट्राइब्यूनल के लिए पार्ट 14, पार्ट 14A है ट्राइब्यूनल का। और पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट इलेक्शन नहीं, पार्ट 15 है इलेक्शन का। आर्टिकल 324, हाँ यहाँ तो 331 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये 324 तो पार्ट 15 में जा रहा है, तो पार्ट 7 में 331 कैसे जाता? नहीं जाता। तो वहां पे आप देख लीजिएगा आर्टिकल, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आर्टिकल क्या है पार्ट 7 का। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन के लिए पार्ट 15 है, इलेक्शन के लिए पार्ट 15 है, और पार्ट 14A है किसके लिए? ट्राइब्यूनल के लिए। पार्ट 9B है कोऑपरेटिव के लिए, सही है। पार्ट 9A है, 9A है किसके लिए? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। विच वन amongst द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ टोटालिटेरियन रेजीम? टोटालिटेरियन रेजीम का फीचर क्या नहीं है? कैन नॉट बी अ फीचर, क्या नहीं हो सकता है सर?
तो ऑटोनोमस सिविल सोसाइटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वन पार्टी स्टेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोनोपोली ऑफ मीन्स ऑफ मास ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल। स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रियम ऑफ इंडिविजुअल राइट है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। पर्सनल कैसे? पर्सनल में कोई स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। As per the state list, under the seventh schedule of the Constitution of India, the state have jurisdiction over agricultural land in connection with which of the following subject? ठीक है, ये कह रहा है आप शेड्यूल शेड्यूल 7, अभी मैंने वहाँ पार्ट 7 बोला था, कंफ्यूज नहीं होना है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में पहले यहाँ 97 थे, अब 98 सब्जेक्ट हुआ करते हैं। पहले कॉन्करेंट में 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट होता है। और स्टेट लिस्ट का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ तो है पहले, जो भी है मतलब मुझे सब्जेक्ट कितने हैं वो मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहा है। ये 98 है, ये कंफर्म है। यूनियन में 98 है, ये मैं कंफर्म हूँ। बाकी कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट का मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके जानकारी हेतु मैं बता दिया। शेड्यूल 7 में जो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट है, तो ये पूछ रहा है कि स्टेट लिस्ट के अंडर जो 7 शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है, उनमें स्टेट किस किस चीज पे अपना एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग क्या क्या उनका अधिकार है और किस किस सब्जेक्ट पे वो अपना अधिकार जमा सकते हैं। क्या वो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम में स्टेट लिस्ट आता है? बिल्कुल आता है। ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड स्टेट लिस्ट में आता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि इंग्लिश, हिंदी और बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स की भी मैंने कुछ क्लासेस रेगुलर इंटरवल पे लेता जा रहा हूं, जो कि यूट्यूब में का प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें एक बार जरूर विजिट करें, आपको फायदा ही होगा। निम्नलिखित, सॉरी निम्नलिखित पढ़ रहा हूँ, क्या है? गिवन बिलो आर 4 लीगल टर्म्स मैक्सिम्स, विच वन ऑफ देम मीन्स नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। क्या है? एक टर्म दिया हुआ है जिसका मतलब आपको ये बताना है कि एक टर्म है जिसका मतलब ये है, और ये लीगल टर्म है। कौन सा टर्म है? ये लीगल टर्म है या लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब होता है नो मैन शैल बी कंडेम अनहर्ड। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस चीज को सुना ना हो। इसका क्या मतलब है? ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम। क्या है? ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम। Which one among the following statement is not correct as per the Constitution of India? यदि Constitution of India को देखा जाए तो कौन सा करेक्ट नहीं है सर? तो यहाँ पे देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट साहब होते हैं। कोई नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का ऐसा कोई रोल नहीं होता है। वो सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर, आप इन पार्टिकुलर व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए। एनसीएम जो है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है, वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इन्हें अपॉइंट कीजिए, बट अपॉइंट तो हमेशा प्रेसिडेंट ही करेंगे। अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट ही करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं इनका नाम, ठीक है। तो यही तो गलत हो गया, और पूछा भी था नोट करेक्ट। अगला है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू डेवलप द हिंदी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ये यूनियन की ड्यूटी है, बिल्कुल यूनियन का ड्यूटी है। द वर्ड हिंदुस्तानी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हिंदुस्तानी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। एवरी स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप। अरे भैया, यही तो है, यही तो है, यही तो है। मदर टंग में आपको प्राइमरी स्टेज तक पढ़ाना है सभी बच्चों को।
यही तो है, ये डीपीएसपी भी तो है एक तरह का। डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, सब तो है, ऐड किया गया है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन नंबर ए की ओर आगे बढ़ते हैं। द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 जो है, ये किस चीज के बारे में बात करता है? ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। सुभाष शर्मा जी जो थे, उन्होंने 1991 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया और बोला जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग, क्या ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ऑन और आफ्टर। 1955 जो है वो सिटीजनशिप एक्ट बताता है कि सिटीजनशिप आपको मिलेगा कब या कब के बाद। मतलब आप 26 जनवरी 1950 को यदि भारत में हैं, 26 जनवरी 1950 को यदि आप हमारे इंडिया में हैं, ठीक है, यदि आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसके बाद इंडिया में आए हैं तो आप सिटीजनशिप लेने के हकदार हैं, लेकिन उनसे पहले यदि आप इंडिया में थे तो आप इंडियन सिटीजनशिप के हकदार थोड़े से कम होंगे, बन सकते हैं। इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए आपको क्या करना होगा? ये ब्रांड आप जान रहे होंगे। आप बाय बर्थ ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बाय एक्विजिशन ले सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं, और बाय डिसेंट आप जा सकते हैं यदि आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया? सोर्सेस ऑफ लॉ इंडिया में कौन सा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल सबसे पहले तो हम उसी को मारेंगे। दूसरा कस्टमरी लॉ है, हमारा सोर्स है लॉ का। स्टेटरी लॉ है, वो भी लॉ का है। और जो केस होता है, जैसे आप सुने होंगे, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि कोर्ट में वकील जो है वो अपना दलील पेश करते वक्त में कहते हैं कि सर फलाना कोर्ट ने ऐसा काम किया था, फलाना कोर्ट ने अपने केस नंबर इतना में ऐसा काम किया था। आपको याद होगा अनिल कपूर का वो जो मूवी है जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वहां पे वकील का एक टीम जाता है और अमरीश पुरी जो उस समय के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको ये बात बताया जाता है कि फलाना कोर्ट में ऐसा किया गया था, फलाना जगह ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये जो है हम लोग केस लॉ, स्टेट्यूट लॉ, कस्टमरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सभी को एक लॉ के रूप में यूज कर सकते हैं। इन सभी का यूज करते हुए हम लोग सोर्स ऑफ लॉ तैयार कर सकते हैं। मैं बताता चलूं कि पिछले 8 साल से मैं बायोलॉजी का फैकल्टी रहा हूं, और पिछले 8 साल से मैंने ऑफलाइन सेंटर पे काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है। झारखंड, बिहार और उड़ीसा, इन 3 स्टेट में मैंने अपना योगदान भी दिया है। और बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आज के डेट में एमबीबीएस कर रहे हैं, और बहुत अभी कर चुके भी हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने यूट्यूब में 2026 के नीट यूजी के प्रिपरेशन के लिए बॉटनी और जूलॉजी के कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू, जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है, एनसीईआरटी के लाइन पे आधारित है, उसे मैंने अपलोड रेगुलर बेसिस पे करता आ रहा हूँ। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा विद्यार्थी है जिनको नीट का प्रिपरेशन करना है या जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का फॉर्म भी आ गया है, मैं बाय डिफॉल्ट आपको बता दूं, नीट का फॉर्म भी आ गया है, जिनको भरना है उन्हें आप हमारा प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म का ये कौन सा यहाँ दिया गया फीचर नहीं है? तो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर यहाँ पे, कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल कोर्ट कैन इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, स्टेट लेवल के लिए और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग कोर्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं पावर को। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल, और इसलिए हम लोग फेडरल बोलते हैं। फेडरल का मतलब ही होता है जब
स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के साथ में कॉन्करेंट भी हो और कॉन्करेंट का झुकाव यूनियन की तरफ हो, ये यूनिटरी बता रहा है। और ये तीनों का अलग अलग होना ये फेडरल बता रहा है। ठीक है, तो पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऐसा नहीं है केवल और केवल सेपरेशन ऑफ पावर पे बेसिस नहीं है सर इंडियन फेडरलिज्म, वो वर्क पे है, सेपरेशन ऑफ वर्क आप कह सकते हैं। स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट में क्या है, वर्क है ना जी, पावर थोड़ी ना है, वो वर्क को डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज एडेड टू 88 शेड्यूल, अब यहाँ बात हो रही है किसकी, 8 शेड्यूल की। 8 शेड्यूल में हम बात करते हैं आर्टिकल 343 से 361, 61 सही बोल रहे हैं, आर्टिकल 343 से 361 या 59 जो भी है, छोड़िए आर्टिकल, जब मुझे याद नहीं है तो मैं आपको अभी गलत बताने से अच्छा है कि आप देख सकते हैं। आप 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज का जिक्र किया जाता है, जो कि हमारा इंडिया का क्या कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जो 22 है, इन 22 में से 14 तो ओरिजिनली थे, फिर एक जुड़ा, उसके बाद 3 जुड़ा और उसके बाद 4 जुड़ा। ये एक जो जुड़ा वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 को जुड़ा। ये जो 3 जुड़ा ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जुड़ा। और ये जो 4 जुड़ा ये 91st ना 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 एक्ट मुझे याद नहीं है, 92nd या 93rd है, ये 2004 में जुड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2004 में जुड़ा है, टोटल 4। तो ये जो 14 ओरिजिनली थे वो तो थे, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 1967 में कौन जुड़ा, तो 1967 में एक जुड़ा है सिंधी। यहाँ पे कौन सा जुड़ा, तो यहाँ जो जुड़ा था वो नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। क्या था, नेपाली था, मणिपुरी था और एक कोंकणी था। ठीक है, 2004 में जुड़ने वाला कौन सा था, बोडो, डोंगरी, संथाली और 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 एक क्या था, मैथिली। ठीक है, ये 4, ये 3 और ये 1, 4 3 7 और 1 8 जुड़ा, और पहले से 14 थे, तो 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4, आज के डेट में 22 भारत की राजभाषा है, भाई 22 लैंग्वेज है जो ऑफिशियली अनाउंस्ड है। और आप जब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इंग्लिश के अलावा हमारे पास ये 22 के 22 ऑप्शन होते हैं सेकंड पेपर चुनने के लिए मेंस में। तो आप यहाँ पे देखिए, तो मैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1967 में कौन सा जुड़ा, 1967 में कौन सा जुड़ा है सर, 1967 में सिंधी। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन, नो मैन या पर्सन shall be condemned unheard of। शायद मुझे लग रहा है कि ये सवाल रिपीट हो गया क्या, सवाल रिपीट हो गया ना, ये सवाल रिपीट हो गया है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। Which among the following Supreme Court judgment established the principle that the basic structure of the Constitution of India was unamendable। कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंडेड नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा, पॉलिटी के सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, केशवानंद भारती केस, के बीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ये अमिताभ बच्चन वाला नहीं है। यहाँ हम लोग मिस्टर एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ केबीसी का मतलब केशवानंद भारती केस होगा। ठीक है, केशवानंद भारती केस होगा।
अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उनका यदि बात होता तो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति होता। लेकिन यहाँ जब लक्ष्मीकांत सर की किताब को पढ़ रहे हैं और उनके किताब के द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? केबीसी मतलब केशवानंद भारती, केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Which one of the following provision of the Constitution of India was not adopted from British Constitution? अभी यहाँ देखिए बात आता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 60 प्लस सोर्सेस का इस्तेमाल किए हैं। और ये 60 प्लस सोर्सेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रहा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रहा, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने यूज किया है, और इस तरह बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को हम लोगों ने यूज किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यूज नहीं किया गया। क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपने यूके से यानी कि ब्रिटिश से लिया है? ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। याद आ रहा है कुछ? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर यूके का है यानी ब्रिटिश का है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रिटिश का है। तो हम यहाँ पे डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया नहीं है। अब बात यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आखिरी स्टेटमेंट में आपको बताता चलूं कि वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल में हमारा ऐप, यदि आप एंड्रॉयड हैं तो गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड होगा। यदि आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड होगा। ये नीट के बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे नीट के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज या इंफॉर्मेशन पीडीएफ या इंफॉर्मेशन मैसेज डाले जाते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई यदि मुझसे बात करना हो, संपर्क करना हो, तो हमारा संपर्क सूत्र आपको दिया गया है। हमारा ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी दिया गया है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। आप हमें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। और आखिरी बात समाप्त करने से पहले, यदि आपने अब तक हमारा प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारा प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है। धन्यवाद।